26 जनवरी की तैयारी को लेकर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के मार्केटों में लोगों और गाड़ियों पर खास नजर रखी जा रही है। सरोजनी मार्केट में 250 कैमरे लगाए गए हैं ताकि मार्केट पर पैनी नजर रखी जा सके। खवातीन की सिक्योरिटी के मद्देनजर खातून पुलिस भी तैनात की गई है। बैरिकेडिंग कर लोगों की चेकिंग की जा रही है। हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। गणतंत्र दिवस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में क्या चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। इस वक्त हम दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में खड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि बाजारों में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लाजपत नगर में दूर दूर से लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। गणतंत्र दिवस का मौका है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। जो लोग मार्केट में आ रहे हैं उनको चेकिंग करने के बाद ही मार्केट में जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी तरीके की कोई लावारिस चीज देखे तो उसे ना छुए और इसके साथ ही तुरंत पुलिस को सूचना दे। इसके साथ जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको पूरी चेकिंग के बाद यहाँ पर अंदर जाने दिया जा रहा है ताकि किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो सके। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसे पूरे बाजार की निगरानी की जा सके। उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो पुलिस चौकी बनी हुई है जहां पर 48 कैमरे लगे हुए हैं जहां से पूरे मार्केट की निगरानी की जा रही है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसे बाजार में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। करीबन 48 कैमरे यहाँ पर हैं। इन कैमरों के जरिए बाजार में होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो गतिविधि है उस पर नजर रखी जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ की गई है, लेकिन यहाँ पर अंदर कोई फिलहाल मौजूद नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। तो वैसे में देखना होगा कि इन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आखिरकार ये दिल्ली कितनी ज्यादा सुरक्षित नजर आती है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में नेशनल गर्ल्स डे के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जहां मुख्तलिफ रियासतों को गर्ल्स सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस और तालीम के मेयार को बेहतर बनाने पर अवार्ड से नवाजा गया। मध्य प्रदेश को लड़कियों की सिक्योरिटी और इनकी तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए अवार्ड दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत कमिश्नर बराए खवातीन व बहबूद अतफाल अशोक कुमार ने मध्य प्रदेश के लिए अवार्ड हासिल किया। आंगनबाड़ियाँ हैं उनमें बालिकाओं की उपस्थिति बड़ी है। शिक्षण संस्थाओं में बालिकाओं का पंजीयन बढ़ा है और उनके पोषण स्तर में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। खून की कमी की जो एक समस्या थी उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। तो कुल मिलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जो मकसद थे उन सभी को प्राप्त करने में प्रदेश में हमने कामयाबी अर्जित की है। ईवीएम हैकिंग मामले पर उठे ताजा हंगामे के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने मशीनों के इस्तेमाल का पुरजोर दिफा किया है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव की जरूरत नहीं। दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सुनील अरोड़ा ने वाज़ेह किया कि बैलेट पेपर से चुनाव के दौर में हम वापस नहीं जाएंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी हैकर ने 2014 इंतखाबात के दौरान धांधली का इंकिशाफ किया था जिस पर काफी हंगामा बरपा है। इलेक्शन कमीशन ने हैकर और दीगर अफराद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। Why have we kind of made a machine and that too manufactured under highly secure conditions by the two PSUs who are doing lot of work for the defense establishment of our country? Why have we made it like a football and are doing a motivated kind of slugfest over it? It's for this distinguished gathering to judge this. However, I would like to make it very, very clear once more. In fact, it's not I, it's the entire ECI. It's the ECIs of the past and it will be the ECIs of the future that we are not going back to the era of ballot papers. सीबीआई के अबूरी डायरेक्टर एम नागेश्वर राव मामले की समाअत करने वाली बेंच से जस्टिस सीकरी ने खुद को अलग कर लिया है। अब दूसरी बेंच जुम्मे को तश्कील दी जाएगी। जस्टिस सीकरी ने कहा कि आज की समाअत अदालत के हुक्म पर थी इसलिए वो पाबंद थे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये अहकाम इंतजामिया की सतह पर जारी किया होता तो वहां इनकार कर देते। ख्याल रहे कि इससे कबल सीजेआई रंजन गोगोई ने भी इस केस की समाअत से खुद को अलग कर लिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज ने यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा निकालने पर हुए तनाजे पर यूनिवर्सिटी के फैसले की हिमायत की है। ओल्ड बॉयज शाहिद अली का कहना है कि
तिरंगा यात्रा इजाजत लेने के बाद कानून के दायरे में निकाली जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी का है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि कासगंज जैसा वहां पर या कासगंज जैसी किसी भी हरकत की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी, जिस तरह से कि कासगंज को तिरंगा यात्रा के नाम पर झोंक दिया था दंगे की बाढ़ में, तो उस तरह से अलीगढ़ को नहीं झोंका जाएगा। अगर प्रशासन जिम्मेदारी लेता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकलनी चाहिए, बिल्कुल हम उसके साथ हैं। लेकिन आप परमिशन नहीं ले रहे हैं, आप वहां पर गुंडई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब हम ये यात्रा के निकालने के नाम पर इसको हम दूसरा कासगंज बनाएंगे, तो वो तो चीज सही नहीं है। कानून का मुल्क है, कानून का पालन होना चाहिए। हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए गुज़िश्ता 27 सालों से जद्दोजहद कर रही सबा फरहत को अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। न्यूज़ 18 पर खबर नशर होने के बाद अब जिला इंतजामिया ने इस मामले में तेजी दिखाई है और जरूरी कागजी कार्रवाई को भी जल्द पूरा करके फाइल लखनऊ भेजने की यकीन दहानी कराई है। इसमें पूर्व में आख्या भेजी गई थी शासन को 2017 में। उसके बाद उसमें कुछ बिंदुओं पे आख्या मांगी गई थी, तत्क्रम में आख्या एसएसपी साहब से मांगी गई और उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो अभी तक सबा फरहत जी ने अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जैसे मरीज का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है और वाउचिंग प्रमाण पत्र है, इस तरीके और अभिलेख हैं। जब एसएसपी साहब की आख्या प्राप्त हम लोगों को हो गई है तो तत्क्रम में अब इनसे अभिलेख जो अभी तक नहीं प्रस्तुत किए हैं वो इनसे मांगे गए हैं और उनके द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जाएंगे तो उनका परीक्षण करके आगे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ कॉरपोरेशन अखाड़े में तब्दील हो गया है। इजलास के दौरान काउंसलर एक दूसरे से उलझ पड़े। हताकी सूरत हाल को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। बीजेपी काउंसलरों पर इल्जाम है कि वो कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं। PSLV C-44 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के लिए तैयार है। दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है जो हिंदुस्तानी साइंसदानों के जरिए तैयार किया गया है। इस सैटेलाइट का नाम साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम सेट रखा गया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को 4 मरहलों में इसरो लॉन्च करने जा रही है। एक मुतय्यन दूरी के बाद पहले मरहले को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इस सैटेलाइट के बाकी मानदा पुर्जों को खला में बर्बाद कर दिया जाए और स्पेस मजीद कचरे से बचा रहे। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने आइमा व मौजनीन की तनख्वाह में जबरदस्त इजाफा करने का फैसला किया है। वक्फ बोर्ड से मुल्लिका और गैर मुल्लिका मसाजिद के आइमा व मौजनीन को इसका फायदा मिलेगा और फरवरी से इजाफी तनख्वाहों का इतलाक होगा। पेश है रिपोर्ट। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात सर पर है, जबकि दिल्ली में 1 साल बाद विधानसभा के इंतखाबात होने हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की मस्जिदों के हर इमाम और मौजिनों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर पहली बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत न आने वाली 1500 मस्जिदों के 3000 इमामों और मौजिनों को भी तनख्वाह देने का ऐलान किया है। मुल्क में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकारी महकमे के तहत न आने वाली मस्जिदों के इमामों और मौजिनों को भी तनख्वाह देने का ऐलान किया गया हो। इन मस्जिदों के इमामों को 14,000 और मौजिनों को 12,000 रुपए हर महीने तनख्वाह दिए जाएंगे। इन्होंने करा है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा और कोई सरकार बीजेपी कांग्रेस किसी सरकार ने नहीं करा। ये जो भी करा है अरविंद केजरीवाल ने करा और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह वजीर आला भी यही बनेंगे। फरवरी में तमाम लोगों के अकाउंट में जनवरी की तनख्वाह जो है पहुँच जाएगी, बढ़ी हुई तनख्वाह। जो वक्फ बोर्ड के इमाम नहीं हैं वो तकरीबन 1500 मस्जिदें हैं पूरी दिल्ली के अंदर, उनको हम लोग जो है 14,000 रुपया इमाम को और मौज़िन को हम लोग जो है 12,000 रुपया तनख्वाह हम लोग जारी करने का हमारे बोर्ड ने जो है फैसला लिया है और इसको भी हम फरवरी में अमल में ले आएंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड की दावत पर जमा हुई इमाम हजरात की ये भीड़ दिल्ली सरकार के जरिए इमामों की तनख्वाह बढ़ाने का फैसला सुनाने के लिए बुलाई गई है। ऐवान गालिब में हो रहे इस प्रोग्राम में दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के अलावा दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर लीडरान मौजूद हैं। प्रोग्राम के दौरान दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सियासी पार्टियों पर हमला बोलते हुए मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार हर तरह से इमामों की मदद करेगी। वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी
दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। बहुत ही मुबारक कदम उठाया गया है, बहुत ही काबिल तारीफ फैसला है वक्फ बोर्ड की जानिब से कि दिल्ली के अंदर इमामों की तनख्वाह को अब रेगुलराइज कर दिया जाएगा वक्फ बोर्ड की तरफ से। राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और दिल्ली में मुस्लिम वोटों की तादाद तकरीबन 15% है। पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुस्लिम वोट बट गया था और बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली थी। इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इत्तेहाद दिल्ली में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इससे पहले दिल्ली में मुस्लिम वोट कांग्रेस की झोली में जाता रहा है। आम आदमी पार्टी इस रिवायत को तोड़ने की कोशिश में है ताकि लोकसभा के बाद विधानसभा इंतखाबात में भी आम आदमी पार्टी के लिए राहें हमवार की जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। जामिया मिलिया इस्लामिया के अर्जुन सिंह सेंटर की मंजूरी मनसूख नहीं हुई है। जामिया इंतजामिया ने कहा है कि मामले को सुलझा लिया गया है, यूजीसी में फाइल दे दी गई है और इस पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए वक्फिया इमलाक को गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के मामले पर खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ। एमपी वक्फ बोर्ड ने इस मामले को संजीदगी से लिया है। बोर्ड के नए एडमिनिस्ट्रेटर निसार अहमद का कहना है कि इस अहम मामले की जानिब आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब ये मामला सामने आया है कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा ताकि वक्फिया जमीनों के रिकॉर्ड को लेकर कोई नया तनाज़ा पैदा न हो और वक्फ रिकॉर्ड को वक्फ के कालम में ही दर्ज किया जा सके। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए कोशिश नहीं की गई। जब सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ तो उस वक्त कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड को अगर हमारे यहां से पहल की गई होती तो उसमें सॉफ्टवेयर में उस चीज को ध्यान रखा जाता। अब अकेले सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है, जो देव स्थान है या जो मंदिर की जमीन है वो तो है, तो जब वो है तो फिर वक्फ क्यों नहीं होगा? वक्फ हो सकता था, लेकिन हमने ही कोशिश नहीं की। हम गवर्नमेंट के ध्यान में लाए ही नहीं। हम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की नजर में हमको लाना था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नॉलेज में आता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड जहां वो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, जहां से ये कंप्यूटराइजेशन का काम हो रहा, उनकी नॉलेज में देते। तो चूक हमारी तरफ से है। साबिक वजीर आला बाबूलाल गौर अब बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा का इंतखाब कांग्रेस के टिकट से भी लड़ सकते हैं। गौर ने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से टिकट का ऑफर दिया है। 18 जनवरी को दिग्विजय सिंह ने गौर की रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात की थी। न्यूज़ 18 ने जब गौर से कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़ने का सवाल किया तो गौर ने साफ कहा कि कांग्रेस की तरफ से ऑफर है जिस पर गौर करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर इस वक्त हमारे साथ ही नहीं से जानते हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से आपकी मुलाकात हुई थी और कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको टिकट ऑफर किया है कांग्रेस से लोकसभा सीट के लिए। हाँ, पिछले महीने वो भोपाल में मेरे निवास पे भोजन करने के लिए आए थे। उन्होंने ऑफर किया है कि लोकसभा की सीट से आप हमारे टिकट से चुनाव लड़ें लोकसभा का। जी, तो आपने क्या विचार किया है? आप कोई विचार नहीं किया, उनका ऑफर सुन लिया, मैंने ध्यान में रखेंगे। जी, एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी से कोई नाराजगी आपकी है या फिर? कोई नाराजगी नहीं है। काहे की नाराजगी? नाराज खत्म है। कृष्णा जी को टिकट मिल गया, कोई नाराजगी नहीं। उनका मामला अलग है, मेरा मामला अलग है। सर, लंबे समय तक आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं क्या कि आप अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस? इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर है जिनका यही कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उनसे मिले थे, मुलाकात हुई थी, चर्चा भी हुई थी और उनको जो है टिकट ऑफर भी किया गया, लेकिन फिलहाल वो इस पर विचार कर रहे हैं और अभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं है कि क्या उन्हें करना है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सीनियर लीडर सरताज सिंह ने गौर के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें गौर करना चाहिए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सरताज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को कांग्रेस ने भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। तो ये परिस्थितियां ऐसी बन गई कि कांग्रेस को भी लगा कि ऑफर देने से हमको लाभ मिल सकता है और हमारे ऑफर को स्वीकार कर लिया जाएगा। ये बना परिस्थितियों के कारण, और उसके पीछे मूल कारण ये था कि बाबूलाल गौर कितने समय से राजनीति में काम कर रहे हैं ये तो सब जानते हैं। अब राजनीति में दो बातें चाहिए, एक तो फिजिकली फिट हो आदमी और दूसरा उसका जनाधार चाहिए।
अब बाबूलाल गौर के जनाधार से तो कोई इनकार कर नहीं सकता। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत ही वो है। अब एक ऐसे व्यक्ति को आपने घर बिठा दिया तो फिर उसको लिए तो एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो अब इन हालात में निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, तो ये एक अच्छा रास्ता है। अगर वो स्वीकार करते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। सर, लेकिन गौर साहब ने अभी ना तो अभी हाँ बोला है और ना अभी मना किया है। बस उन्होंने कहा है कि मैं विचार कर रहा हूँ। यही पर्याप्त संकेत है कि जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। तो आप जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, आप उनको कहेंगे कि उनको आना चाहिए या ना आना चाहिए? आप लोगों की भेंट भी कहें कि इस बार मामले में हो सकती है? देखिए, ये बातें होती हैं, जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उनका बात करने का अधिकार है और वो उन्होंने बात की भी है। हमारे तो वो मित्रता का आधार है, वैसे हम चर्चा कर सकते हैं उनसे, लेकिन जाना नहीं जाना ये सब फैसले तो ऊपर के स्तर पे होंगे। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ कांग्रेस नेता सरताज सिंह है, जिनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है और कहीं ना कहीं अब ये वरिष्ठ नेताओं के सम्मान का सवाल बन गया है। और ये जो बाबूलाल गौर ने कहा है, उनको टिकट जो ऑफर हुआ है कांग्रेस से, वो जा सकते हैं नहीं जा सकते उनका मामला है, लेकिन उन्हें जाना चाहिए क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है, उनका कद काफी बड़ा है। और बीजेपी को इससे ये जरूर सीख लेनी चाहिए कि वो वरिष्ठ नेताओं की ना तो अनदेखी करें ना ही उपेक्षा करें, वरना उन्हें इसका जो है बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना होगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। लोकसभा इंतखाब से पहले सभी सियासी जमातें तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस इंदौर से सलमान खान को मैदान में उतारने के नाम पर गौर कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर सिटी से लगातार मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हो रही सुमित्रा महाजन 9वीं बार फिर से मैदान में हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो उनके सामने मैदान में उतर सके। यही वजह है कि कांग्रेस ताई के सामने चुनाव लड़ने के लिए मशहूर चेहरे की तलाश कर रही है, जिसमें फिल्म अदाकार सलमान खान के नाम पर गौर हो रहा है। वही ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो दमदारी से लड़ सकते हैं। इनके अलावा दिग्विजय सिंह, अरुण यादव के नाम पर भी पार्टी गौर कर रही है। आने वाले लोकसभा का चुनाव चुनौतीपूर्ण है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है और हमें पूरा विश्वास है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव इंदौर से हम जीतेंगे। और उसी में जहां लोगों ने सुझाव दिए कैसे जीत सकते हैं, उसमें ये भी सुझाव आया कि कौन अच्छा प्रत्याशी हो सकता है। तो हमारा प्रयास ये है कि वो प्रत्याशी जो सर्वसम्मत राय से, अधिसंख्य राय से लोगों को एक्सेप्टेबल हो, साफ छवि हो और इस क्षेत्र में कांग्रेस की जीत का झंडा पताका गाड़ सके। दूसरी तरफ इंदौर में रियासती सरकार के दिग्गज वुज़रा डेरा डाले हुए हैं। जीतू पटवारी, तुलसी सिलावट, सज्जन वर्मा और बाला बच्चन शहर में ही रहते हैं। इसके साथ ही सचिन यादव का घर भी इंदौर में ही है। जयवर्धन सिंह भी यहां अक्सर आते जाते रहते हैं, जो इंदौर में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस बेहतर मुजाहरा कर सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मंत्रियों का तो निवास स्थान इंदौर में है और वो बाहर से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए उनका इंदौर आना जाना होता है। बहरहाल मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 35 सीटें जीतकर कांग्रेस जोश में है। इंदौर लोकसभा के 8 असेंबली हलकों में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है और यही वजह है कि कांग्रेस लोकसभा में 29 साल से कब्जा जमाए बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी कर रही है। लेकिन 8 बार से मेंबर पार्लियामेंट सुमित्रा महाजन को हराना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि मराठी वोटर्स इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। वजीर आला कमलनाथ ने स्विट्जरलैंड के दावोस में MKS कंपनी के CEO से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि KMS कंपनी मध्य प्रदेश में सोने का रिसाइकलिंग प्लांट लगाएगी। अगर ऐसा हुआ तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। रायपुर पहुंचे बीजेपी रियासती इंचार्ज अनिल जैन ने कहा है कि पार्टी रियासत में लोकसभा की तमाम 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी। रायपुर एयरपोर्ट पर न्यूज 18 से बातचीत में अनिल जैन ने कहा कि रियासत के अवाम से लेकर कारकुनान तक तमाम लोग नरेंद्र मोदी को वजीर आजम देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज भाजपा की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसके छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो अनिल जैन हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आज जो बैठक है उसका मुख्य एजेंडा क्या है, किन बिंदुओं पर चर्चा? देखिए, लोकसभा की तैयारी के लिए ही बैठक है। लोकसभा की टोली की बैठक बुलाई हमने
और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। ये बीच में विधानसभा चुनाव की समीक्षा के दौरान कुछ नाराजगी दिखी है बड़े नेताओं की और कार्यकर्ताओं को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही थी कि कार्यकर्ताओं ने दमखम के साथ काम नहीं किया। क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव में ये कार्यकर्ताओं को मनाना कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं, देखिए, देश में जनता कार्यकर्ता सब प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने देश में और दुनिया में भारत का नाम और सम्मान ऊंचा किया है, दूसरी तरफ ऐसा गठबंधन जिसका नेता ही तय नहीं है और जिनके कारनामे किस प्रकार के हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि जनता या कार्यकर्ता किसी के मन में भ्रम है नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में। कांग्रेस के जो है अभी विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद थोड़े से उत्साहित है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सीटें कम हो जाएंगी ऐसा कहा जा रहा है, क्या मानते हैं? नहीं, कांग्रेस ऐसे मंसूबे पाल रही है और इसीलिए कांग्रेस में देखा है कि अभी राहुल गांधी को अपने पे भरोसा नहीं था तो और पार्टी के अन्य लोगों पर भी भरोसा नहीं है। कितनी सीटें जीत जाएंगे? इसलिए उन्होंने घर से एक और को बुला लिया है। कितनी सीटें जीतेंगे? अरे पुराना रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये अनिल जैन का साफ तौर पर कहना है कि पुराना रिकॉर्ड कायम रहेगा, 11 सीटें भाजपा जीतेगी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से भाजपा कितने सीटें जीतती है, उसको नुकसान होता है या फिर फायदा होता है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कांग्रेस ने बीजेपी के रियासती इंचार्ज अनिल जैन के तमाम 11 लोकसभा सीटें जीतने के दावे पर पलटवार किया है। कांग्रेस लीडर नितिन त्रिवेदी का कहना है कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने मिशन 65+ के दावा किया था, जिसे कांग्रेस ने पूरा किया। इसी तरह लोकसभा में बीजेपी के दावों के बरखिलाफ कांग्रेस तमाम सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को लेकर जो दावे करती है वे दावे कांग्रेस के लिए सच निकलते हैं। विधानसभा चुनाव में स्वयं अमित शाह जी मिशन 65+ बोल के गए थे। कांग्रेस को 68 सीटें मिली जो कि 65+ है। इसी तरह अनिल जैन भी जो दावा कर रहे हैं वो दावा कांग्रेस के लिए सच निकलेगा। सभी 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस की जीत होगी। रायपुर में अब निगरानी हाईटेक तरीके से होगी। शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों और बदमाशों पर नजर रखी जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रायपुर में ITMS सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। यहां के कंट्रोल रूम का काम मुकम्मल हो चुका है। कंट्रोल रूम का न्यूज 18 ने जायजा लिया। स्मार्ट सिटी रायपुर के स्मार्ट कंट्रोल रूम में इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये स्मार्ट कंट्रोल रूम पूरे रायपुर पर नजर रखेगा, किस तरह पूरे रायपुर को मैनेज करेगा। दक्ष इस कंट्रोल रूम का नाम रखा गया है। ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, कुछ कैमरे और विजुअल आपको नजर आ रहे होंगे। ये वो विजुअल हैं जो पूरे शहर भर में जितने कैमरे लगाए गए हैं उनके तमाम जो मॉनिटरिंग है वो इस कंट्रोल रूम से की जा रही है। और किस तरह से की जा रही है ये भी आप देख रहे हैं कि गूगल मैप के जरिए ये पता चल पा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं वो कहाँ लगे और तमाम जो तकनीशियन है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब तक आप लोगों ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये कैसे काम करता है ये आज हम इस स्मार्ट कंट्रोल रूम में आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ रोहित थॉमस हैं, ये बताएंगे कि आखिर ITMS सिस्टम क्या है और दक्ष कैसे नजर रखेगा, क्या कुछ इसके फायदे होंगे। रोहित, सबसे पहले ये बताइए आपकी इस जो पूरे उपकरण को लगाने का, दक्ष तैयार करने का मकसद क्या रहा है? सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस फॉर पीपल, ये सबसे मेजर कंसर्न रहा है। इसके साथ में हमारे साथ में है कि जो लोगों को ट्रैफिक में जो प्रॉब्लम आती है, पुलिस को बाद में पता चलता है, ट्रैफिक पुलिस को वहाँ पर जाना पड़ता है। इस कमांड कंट्रोल सेंटर होने के कारण से आप जैसे सिस्टम देख रहे हैं हमारे जो लास्ट स्क्रीन्स है उसमें हमें पता चल जाता है कौन से मोड पे क्या जंक्शन किस लेवल पे चल रहा है। हम इसे यहाँ पर अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पे रख सकते हैं। कोई जंक्शंस को हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि आपने चेन्नई में देखा है कि जब एक नीड हुआ कि जब एम्बुलेंस को क्रॉस करना था तो पूरे रोड को ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया था। तो हम वो ग्रीन कॉरिडोर यहाँ से सारे एक लाइन चेक सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।